आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में गैसों के नियम की सीरीज में जो बचे हुए दो गैसों के नियम थे उनको पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने गैसों के दो नियम कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमारा पहला था वेल का नियम और दूसरा हमारा था चार्ल्स का नियम। ये दो नियम हमारे अच्छे से मस्त तरीके से कंप्लीट हो गए थे। अगर आपने इनको नहीं देखा तो आई बटन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाकर इनको देख लो। ठीक है, हमारी क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसमें यूनिट 5 स्टार्ट हो गई है। यूनिट 5 हमारी चल रही है जिसमें हमारे गैसों के नियम चल रहे हैं। तो बचे हुए जो दो नियम हैं, जिसमें हमारा पहला नियम रहेगा गैलुसाक का नियम और हमारा जो अगला नियम रहेगा वो एवोगैड्रो का नियम। ये दो नियम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम गैसों से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, है ना, जैसे मानक ताप, है ना, मानक दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, एसटीपी, एनटीपी, है ना, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये चीजों को हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेरे भाई पढ़ेंगे, है ना, गैलुसाक का नियम। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, आपका थर्ड नियम है ना, गैलुसाक का नियम। ठीक है, गैलुसाक का नियम। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो नियम है वो गैलुसाक महोदय ने दिया था। जो गैलुसाक आपको दिख रहा है, ये गैलुसाक एक वैज्ञानिक हैं। इन गैलुसाक महोदय ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और इस नियम में मेरे भाई जब इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था तो इस नियम में उन्होंने क्या मेरे भाई, ताप जो दाब आयतन है उस आयतन को स्थिर रखा था। ठीक है, मतलब स्थिर आयतन पर इन्होंने अपना नियम दिया था। स्थिर आयतन मतलब जो बी है उसकी वैल्यू रखी थी उन्होंने स्थिर, इस बी की वैल्यू में कोई चेंजेस उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, और इस नियम में उन्होंने स्थिर ताप पर ये बात कही थी। ये चीज उन्होंने प्रयोग करके, कोई भी व्यक्ति अगर प्रयोग, जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने प्रयोग किया तो ऐसे ही नहीं कि हवा में प्रयोग कर दिया, नहीं, पहले उन लोगों ने साल, 2-2 साल, 10-10 साल उन्होंने प्रयोग किए। 10-10 साल, मैं क्या बोल रहा हूं, 10-10 साल उन्होंने प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद वो नियम दिए। क्यों? क्योंकि आगे चल के कोई उसको गलत सिद्ध ना कर पाए, इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत की और वो हमारे लिए की। ठीक है, चलो, है ना। तो स्थिर आयतन पर, किस पर, स्थिर आयतन पर मेरे भाई किसी भी गैस की मात्रा का जो दाब होता है, क्या होता है, दाब होता है, वो ताप के कैसा होता है, समानुपाती। ताप के कैसा होता है, समानुपाती। ठीक है, अगर उन्होंने बात, ठीक है, तो गैलुसाक महोदय ने क्या कहा, यदि आप आयतन को क्या करते हो, स्थिर रखते हो, आयतन को आप क्या करते हो, स्थिर रखते हो, आयतन में कोई चेंजेस नहीं करते हो, तो किसी भी गैस का जो दाब होगा, किसी भी गैस का क्या होगा, दाब होगा, वो ताप के कैसा होगा, समानुपाती। समानुपाती का मतलब आपको पता ही है, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है। इन्होंने ये चीज कहा था कि यदि दाब बढ़ाओगे, आपने यदि आयतन को स्थिर रखा है तो दाब बढ़ाओगे तो आपका जो ताप है वो भी बढ़ेगा, और यदि आप दाब को कम कर रहे हो तो आपका जो ताप है वो भी कम होगा। ये चीज उन्होंने कही थी। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब, किसी गैस का दाब उस गैस के ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात करके लिख लोगे, यदि लाइन में, यदि गैस का दाब P और ताप T है तब, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, P समानुपाती T, ये चीज हो जाएगी। अब आपको पता है मेरे भाई, समानुपाती का यदि हम साइन हटा दें, है ना, समानुपाती का साइन हटा दें तो आपको पता है एक बराबर लगता है और बराबर के बाद एक नियतांक आता है K। क्या आता है, K, और आपका ये हो जाएगा T। तो P बराबर क्या हो जाएगा, K T। ठीक है, अब यदि K की वैल्यू निकाले तो P अपॉन में क्या जाएगा, T बराबर क्या होगा, K, है ना। तो ये जो चीज है आपकी जो दाब है और ये क्या है, ताप, दाब और जो ताप है, दाब और ताप का जो अनुपात है वो कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये है मेरे भाई, प्रत्येक गैस के लिए, अब वो गैस कोई सी भी हो, दुनिया भर में जितनी गैस है, कोई सी भी गैस हो, प्रत्येक गैस के लिए जो दाब है और जो ताप है, इन दोनों का अनुपात हमेशा हमेशा एंड हमेशा नियत रहेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा प्रत्येक गैस के लिए। ठीक है, तो प्रत्येक गैस के लिए दाब और आयतन का दाब और ताप का अनुपात हमेशा कैसा रहेगा, निश्चित होगा। ठीक है, चलो, अब यदि मेरे भाई हम ग्राफ की बात करें, है ना, P और T में ग्राफ खींचे तो आपको पता है P समानुपाती क्या है, T, P और T में क्या है, समानुपाती का रिलेशन है। तो देखो, यदि मैं एक अक्ष पर, देखो आपको पता है ग्राफ तो हमेशा दो ही अक्ष पर खींचता है, ये आपका P हो गया और यहां पर आपका हो गया T।
ठीक है। तो देखो P बढ़ रहा है तो T बढ़ रहा है, T बढ़ रहा है तो P बढ़ रहा है। मतलब आप देखेंगे कि यदि ये हम लाइन देखें तो देखो लाइन लाइन अगर इसको बढ़ाएं तो देखो दोनों के साथ साथ बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहा है, इधर से ये भी बढ़ रहा है, इधर से ये बढ़ रहा है, मतलब ग्राफ आएगा सीधी सरल रेखा। ठीक है। इस लाइन पे देखो आप, देखो ये चीज बढ़ रही है तो यहाँ ये भी चीज बढ़ रही है, यहाँ ये बढ़ रहा है तो यहाँ ये भी बढ़ रहा है। ठीक है। देखो प्रत्येक बिंदु पर आप देखो दाब और ताप में वृद्धि हो रही है, मतलब इसमें जो ग्राफ आएगा वो सीधी सरल रेखा आएगा। आप इनको मत बनाना क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको, समझ गए ना। ठीक है। तो ध्यान रखना जब दोनों चीजें आपस में बढ़ती हैं तो देखो ये बढ़ता है ग्राफ इस टाइप से, है ना। देखो इस बिंदु पे देख लो ये बढ़ा ये भी बढ़ा, साथ साथ दोनों बढ़ रहे हैं तो ग्राफ इस टाइप से आएगा, समझ गए। तो ये आपका बन गया है ग्राफ। क्या बन गया है? ग्राफ। ठीक है। अब यदि इस नियम को मैं दो गैसों के लिए लागू कर दूं, मैंने अभी क्या बोला कि दाब और जो ताप है इनका अनुपात प्रत्येक गैस के लिए बराबर होता है, कोई चेंजेस नहीं होता क्योंकि प्रत्येक वैल्यू कांस्टेंट होगी, है ना। तो अगर मैं दो गैसों के लिए लागू करूं और आपको सिद्ध करके बताऊं, ठीक है, तो आप क्या कर दो, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब एक लाइन में आप क्या कर लो, एक लाइन में आप क्या करो, दो गैसों के दाब और ताप मान लो। ठीक है। तो आप लिख लो माना विभिन्न गैसों के लिए, माना विभिन्न गैसों के लिए, विभिन्न गैसों के लिए, और विभिन्न गैसों में केवल दो गैसें मानोगे। ठीक है। तो विभिन्न गैसों के लिए दाब मान ले रहा हूं मैं P1 और P2, है ना, तथा मैं ताप मान ले रहा हूं T1 और T2। ये दो गैसों के लिए मैंने ये चीज मान ली। ठीक है। तो अब ये समीकरण इस पे अप्लाई करूं, ठीक है, तो तब कर देना, तब ये अप्लाई करूं तो यदि दाब P1 रखूं और ताप T1 रखूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P1 बटे T1 बराबर क्या हो जाएगा K, क्योंकि ये तो नियत राशि है तो चेंज होगी नहीं। ठीक है। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब P2 और T2 के लिए अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा P1 की जगह P2 और T1 की जगह हो जाएगा T2 बराबर क्या हो जाएगा K। इसको दे देना समीकरण नंबर 3। अब आप यहां से देखो कि समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 ये RHS आपस में बराबर है तो LHS अपने आप बराबर हो जाएंगे। ठीक है। आपने 11th 10th क्लास से सीख के आए हो कि जब LHS बराबर तो RHS बराबर। ठीक है। तो समीकरण 2/3 से ये चीज क्या हो जाएगी, ये आपस में बराबर है तो ये अपने आप आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब P1 बटे T1 बराबर क्या हो जाएगा P2 बटे T2। मैंने यहाँ क्या बोला था, विभिन्न गैसों के लिए दाब और ताप का अनुपात समान होगा। तो देखो ये आ भी गया, मैंने दो गैसों के लिए दाब और ताप अलग अलग माने थे तो ये चीज बराबर आ गई। तो यहाँ से आपको याद रखना है मेरे भाई, इसके बाद अंत में आप ये लाइन लिख सकते हो, अतः विभिन्न गैसों के लिए दाब और ताप का अनुपात हमेशा हमेशा एंड हमेशा बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये हमारा गैलुसाक का जो नियम था वो आप फ्री हो चुके हो। ठीक है। चलो तो आप मेरे भाई नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, जो नेक्स्ट है एवोगैड्रो का नियम। तो नेक्स्ट जो नियम है हमारा एवोगैड्रो का नियम, आप अपनी कॉपी में हेडिंग जमा लीजिए। ठीक है। अब मेरे भाई जो एवोगैड्रो का नियम है, एक एवोगैड्रो वैज्ञानिक थे, एवोगैड्रो जो थे ना वो वैज्ञानिक थे और एवोगैड्रो महोदय ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इन महोदय ने मेरे भाई जो अपना नियम दिया था, नियम जब प्रयोग कर रहे थे तो इस महोदय ने क्या किया था, ताप को भी स्थिर रखा था, स्थिर ताप मतलब टी को भी स्थिर रखा था, तथा स्थिर दाब, स्थिर दाब मतलब पी, इन पी को भी मतलब ताप को और दाब दोनों को स्थिर रखकर इस नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है। थोड़ा सा आप समझो मेरे भाई, अगर मैंने इसमें गैस भर दी, इसमें मैंने भर दी O2 गैस, क्या भर दी O2। अब यदि मैंने O2 गैस भर दी तो O2 गैस भर दी तो इसमें O2 के कण होंगे, O2 के कण होंगे। अगर मैंने इस पात्र में O2 गैस को भरी है तो क्या इस पात्र में O2 के कण नहीं होंगे? O2 के कई कण होंगे, O2 के कई कण होंगे, और कण होंगे तो कणों की कुछ संख्या भी होगी, जैसे 500 कण है, 200 कण है, 500, 600 है, 700 है, कितने कण है ना। तो मेरे भाई कोई भी जो गैस होती है, किसी भी गैस में उस गैस के कणों की संख्या होती है, गैस की कणों की संख्या होती है। ठीक है। और कणों की जो संख्या होगी मेरे भाई उसको हम स्मॉल n से व्यक्त करेंगे। ठीक है। अब स्मॉल n क्या है, तो गैस के कणों की संख्या। स्मॉल n क्या है, गैस के कणों की संख्या, क्योंकि हमें पता है गैस है तो उसके कण होंगे तो कणों की संख्या होगी, और कणों की संख्या को हम मानते हैं n। ठीक है। तो मेरे भाई जो एवोगैड्रो महोदय ने स्थिर ताप और स्थिर दाब पर अपना नियम दिया था, और इस नियम में
एवोगैड्रो महोदय ने कहा था कि स्थिर ताप और स्थिर, अगर ताप को और दाब को दोनों को स्थिर रख दिया जाए तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है वो गैस में उपस्थित कणों की संख्या के समानुपाती होता है। कोई भी जो गैस है उस गैस में उपस्थित कणों की संख्या के समानुपाती होता है। समझ गए ना, ये उन्होंने कहा था। तो आप अपनी कॉपी में क्या लिखे होंगे, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप और स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उस गैस में उपस्थित कणों की संख्या के कैसा होता है, समानुपाती। ठीक है, देखो समानुपाती, इतना लिखने के बाद यहां पर लिख देना यदि गैस का आयतन, गैस का आयतन भी व कणों की संख्या n है, तब क्या हो जाएगा मेरे भाई, भी समानुपाती n। अब यदि मैं समानुपाती का, देखो यहां पर इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब मेरे भाई सिर्फ इतना सा है कि यदि कोई भी गैस है, दुनिया की कोई भी गैस है, यदि उस गैस का आयतन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, आयतन, तो सिंपल सी बात है उसमें कणों की संख्या बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। एक मैं बड़ा पात्र ले लूं, इस बड़े पात्र में मैं गैस को भर दूं, यहां तक गैस भर दूं, तो गैस ज्यादा होगी तो उसमें कण ज्यादा होंगे, और यदि इस पात्र में मैं केवल और केवल इतनी गैस भरूं इधर तक, ठीक है, इतनी गैस भरूं इधर तक, तो मेरे भाई आयतन इसका कम होगा, मतलब गैस कम होगी तो कणों की संख्या कम होगी। सिंपल सी बात है। तो आयतन बढ़ेगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी, और आयतन घटेगा तो कणों की संख्या घटेगी। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर के बाद एक नियतांक आएगा। ठीक है, यहां से यदि के की वैल्यू निकालें तो v अपॉन n बराबर क्या आ जाएगा, k, मतलब आयतन और कणों की संख्या एक नियत वैल्यू होती है। क्या होती है, एक नियत वैल्यू, एक नियतांक के बराबर होती है। कोई दिक्कत मेरे भाई, ठीक है। अब यदि ग्राफ की बात करें, अगर आपको ग्राफ खींचना है तो इसमें ग्राफ अगर खींचे, यदि हम इसको v मान लें और इसको हम n मान लें, ये v है और ये हमारा n है, तो ग्राफ भी बिल्कुल सीधी सरल रेखा आएगी, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो दोनों को बढ़ेंगे तो सीधी सरल रेखा आपका ग्राफ इस टाइप से आएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ध्यान रखना, विभिन्न गैसों के लिए, दुनिया की कितनी भी गैसें हों, दुनिया की प्रत्येक गैस के लिए जो आयतन है और कणों की संख्या है, इसका अनुपात हमेशा एक नियतांक के बराबर होगा। ये हमेशा याद रखना मेरे भाई। तो यहां से मेरे भाई हमारा एवोगैड्रो का नियम जो है फिनिश है। अब आपको पढ़ो, अच्छे से समझो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट जा रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और पूछो, ठीक है, चलो, है ना। और मेरे भाई इसके बाद हमारा जो आपका व्हाट्सएप नंबर भी आप सब लोग के पास है, तो उस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब गैसों से संबंधित मेरे भाई कुछ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन चीजों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई मैं बता रहा हूं आपको मानक ताप, ठीक है, तथा मानक दाब, ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछ ले मानक ताप और मानक दाब क्या होता है, ठीक है, मतलब मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, मानक का मतलब मेरे भाई होता है स्टैंडर्ड, ताप का मतलब होता है टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर को मैं नीचे लिख दे रहा हूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, तो मेरे भाई आज के बाद याद रखना कि जो मानक ताप होता है, क्या होता है, मानक ताप वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मानक ताप कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और लेकिन मेरे भाई आजकल जो मानक ताप माना जा रहा है, वो मानक ताप माना जा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। आजकल के तौर पे अगर देखा जाए तो ये मानक ताप माना जा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, और ये 25 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, कमरे का। जैसे हम इस कमरे में खड़े हैं, वो एक रूम टेम्परेचर मेरे भाई वह टेम्परेचर होता है जहां पर ना तो हमें सर्दी लगती है
ना तो हमें गर्मी लगती है। मतलब यदि हम 25 डिग्री सेल्सियस पे जाएं तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो ना तो हमें सर्दी लगेगी ना तो हमें गर्मी लगेगी, उसे हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर, कमरे का ताप। तो ध्यान रखना मेरे भाई, मानक ताप होता कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आजकल जो मानक ताप माना जा रहा है वो माना जा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप आजकल के हिसाब से देखें तो आपने किसी ने पूछा कि मानक ताप कितना होता है तो आप बोल देना 25 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस ही बोल दोगे तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारा सही है और ये भी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एक चीज और मैं बता देता हूं मेरे भाई, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब कमरे का ताप कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मानक दाब। तो मेरे भाई जो मानक दाब होता है वो होता है 1 एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब। एटीएम क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। तो जो मानक दाब होता है वो होता है 1 एटीएम। क्या होता है 1 एटीएम। ठीक है, चलो एक बात और बता रहा हूं मेरे भाई, कुछ चीजें आपसे पूछता है एसटीपी। एसटीपी क्या होता है, तो मेरे भाई एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। टी का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। और पी का मतलब होता है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपका एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब मानक ताप और दाब, मानक ताप और मानक दाब। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मानक, ठीक है। टेम्परेचर मतलब ताप और प्रेशर मतलब दाब। तो मानक ताप और दाब जो होता है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसटीपी। ठीक है, चलो एक होता है मेरे भाई एनटीपी। क्या होता है एनटीपी, एन का मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है। टी का मतलब टेम्परेचर, पी का मतलब प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये नॉर्मल, टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। और मेरे भाई जो एसटीपी और जो एनटीपी होता है, दोनों नॉर्मल टेम्परेचर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये यही होते हैं, है ना। अगर कोई ने पूछ लिया कि एनटीपी क्या है तो बता देना 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम दाब। ठीक है, एनटीपी है ना। किसी ने बोल दिया एसटीपी क्या है तो कह देना कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम दाब, ये एसटीपी है। और एक बात और याद रखना मेरे भाई, किसी भी गैस, कोई भी गैस हो, किसी भी गैस का आयतन एसटीपी या एनटीपी पर होता है 22.4 लीटर। कोई भी गैस, दुनिया की कोई भी गैस हो, अगर उस गैस को हम 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर लेकर आ जाएं, कोई भी गैस हो दुनिया की, 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम दाब पर यदि उस गैस को लेके आते हैं तो उस गैस का जो आयतन निकलेगा वो निकलेगा 22.4। तो इसको भी आपको याद रखना है मेरे भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट ये है कि आपसे अगर कोई पूछ ले परम शून्य ताप क्या है, परम शून्य ताप, तो मेरे भाई जो -273 केल्विन है, -273 केल्विन जो होता है वो आपका परम शून्य ताप होता है। -273 केल्विन परम शून्य ताप। अब परम शून्य ताप इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे भाई इस ताप पर किसी भी जो गैस है उस गैस का आयतन शून्य होता है। गैस का आयतन क्या होता है, शून्य। कोई भी गैस हो, दुनिया की कोई भी गैस हो, यदि उस गैस को एक सेकंड मेरे भाई, हाँ, दुनिया की कोई भी गैस हो, यदि उस गैस को हम -273 केल्विन ताप पर ले आए, 273 केल्विन ताप पर ले आए तो उस गैस का जो आयतन है वो शून्य हो जाएगा। और यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम ताप पर ले आए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 22.4। तो इन चीजों को आपको याद रखना, हमारे नियम हुए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होगी, मजा आया होगा। तो दिल से आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो मेरे भाई। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।